ठीक है, अभी हम कर क्या रहे हैं, देखिए हम लोग ज्योग्राफी जो है, कोस्टल रीजन, ठीक है, यानी कि तटीय क्षेत्र, तट जो तट होते हैं इंडिया के, जो राज्य हैं उनके बारे में, यूटी, ट्राइब्स और लैंग्वेज, ये 4 सेगमेंट है हम लोगों ने करेंगे। ये घटना चक्र के सवाल आप ऑलरेडी कर चुके हो, ठीक है। ये हम लोग बियॉन्ड घटना चक्र देख रहे हैं जो अलग अलग एग्जाम से आए हुए हैं, या उसकी और रेंज कवर करेंगे आज, ठीक है। तो पहला सवाल ये यूपी पीसीएस 2021 का है, और आप लोग बताना, निम्नलिखित राज्यों के गठन पर विचार कीजिए और उन्हें कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। कंसीडर द फॉर्मेशन ऑफ फॉलोइंग स्टेट्स एंड अरेंज दिस इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। बताना नहीं है, फटाफट कॉपी में लिखना है कि इसमें से कौन सा, ये गोवा है, स्पेलिंग गलत रखी लोगों ने, गोवा, तेलंगाना, झारखंड, हरियाणा। हिंदी वाले यहां पढ़ लें, अंग्रेजी वाले यहां पढ़ लें, उसके बाद एक्सप्लेन करेंगे फटाफट विद इन 30 सेकंड में लिख देना बस, और बोलना नहीं मुझसे, अपने पहले आंसर लिखेंगे उसके बाद बोलना। मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, एक्सप्लेन बाद में करूंगा। पहले पढ़ो, हिंदी में भी लिखा हुआ, इंग्लिश में भी लिखा है, पहले समझने की कोशिश करो क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया है। हो गया, हो गया क्या है भाई आंसर, बोलो। आपने बी बोला, 4 1 4 1 3 2, क्या है आपका, यही सी। आपने कहा 3, झारखंड ऊपर है पहले, सबसे ऊपर क्या लिखा हुआ है यार, हमें ऊपर से नीचे तक स्टार्ट करना है ना हमें, ठीक है। अरे गठन पे विचार कीजिए, राज्यों के गठन, गलत है ये, कोई क्वेश्चन गलत है, ज्योग्राफी का नहीं, पॉलिटी का सवाल है ये। फॉर्मेशन क्या है, पहले समझो क्वेश्चन क्या है। फॉर्मेशन ऑफ फॉलोइंग ईयर, कि ये ज्योग्राफी से ज्यादा पॉलिटी का सवाल है ये, ठीक है, समझो यही क्वेश्चन पढ़ो पहले। क्या लिखा है, गठन पर विचार कीजिए, कब बने राज्य ये, ना कि नॉर्थ से साउथ की तरफ हमें मूव करना है, ये नहीं है सवाल। फॉर्मेशन ऑफ फॉलोइंग स्टेट्स हैं, सबसे पहले भाषा के आधार पर राज्य कौन सा बना, आंध्र प्रदेश 1953 बना, ठीक है। अच्छा, अब यहां पर देखते हैं आपको, तेलंगाना 2014 बना, ठीक है ना, अगर मोटा मोटा देखते हैं याद में तो। झारखंड 2001 में बना, ठीक है। तो अगर सबसे लेटेस्ट तो 2 ही नंबर है, तो लास्ट में 2 होना चाहिए, तो यही राइट, ये दोनों आ गए, यहां पर आ गए, ठीक है। अब 1 और 3 की बात है, तो 3 लास्ट ये होना चाहिए, भी आंसर इसका, भी आंसर होना चाहिए, ठीक है। पहले 4 नंबर हरियाणा है 1960 के आसपास, ठीक है, 60 में, ठीक है, 65 में, ठीक है, 65 में हरियाणा है, फिर गोवा आ गया 87 के आसपास, ठीक है। उसके बाद आपका झारखंड है, और फिर तेलंगाना है। सवाल क्या है, सवाल समझ में आया कि राज्य कब बने, इसलिए कह रहा हूं पहले क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन समझो। कभी कभी है ना, जो पॉलिटी का सवाल ज्योग्राफी में हम लोग पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, तो वो नहीं करना, ठीक है, ध्यान रखना इस बात का। बाकी थोड़ा सा इसको और एक्सप्लेन करते हुए मैंने ये राज्य दे दिए, अगर इसको नहीं पता तो ये देख सकता है यूपी के, इंडिया के राज्य कौन कौन से हैं, ठीक है। अच्छा, ये अगर दादर दमन एंड दीव, दादर नागर हवेली है, देख लो, ये लक्षद्वीप है आपका, ठीक है। अब दिख रहा है जो ये अंडमान निकोबार है आपका, यहाँ पे ये सब पढ़ेंगे, ये सब पढ़ने हैं। जिनका थोड़ा सा मैप कमजोर है वो प्लीज थोड़ा देख लें। राजधानी तो पता ही होंगी आप लोगों को। अब एक सवाल करंट अफेयर से पूछ लेते हैं, लोकसभा चुनाव हुए इस बार, सबसे पहले मुझे बताओ कौन सा लोकसभा चुनाव था, ये नंबर, कौन सा लोकसभा चुनाव था, 18वां 18th लोकसभा चुनाव था, ठीक है। तो अब ऐसे क्वेश्चन आते कि नहीं आते, इंपॉर्टेंट है। अब मोदी जी प्रधानमंत्री बने, कौन से नंबर के प्रधानमंत्री बने, 20वें नंबर के प्रधानमंत्री, ठीक है, ठीक है। अच्छा, और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लोकसभा चुनाव के साथ विधानसभा चुनाव हुए कुछ राज्यों के, किन किन राज्यों के विधानसभा चुनाव हुए हैं, जो भी हुआ था, बाई इलेक्शन हुआ था, वो छोड़ देते हैं, पूरा हुआ चुनाव जो हुआ, 4 में हुआ, उड़ीसा, ठीक है, आंध्र प्रदेश, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, और मैं भूल गया, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, और एक कोई और है, मैं दिमाग से उतर गया, देखो मेरे हैं 4 वैसे, ठीक है, एक है 4। अब
सवाल कैसे आता है इन तीनों को, ये रखना है प्लस इनके ना गवर्नर, इनके सीएम और गवर्नर, सीएम याद करना है, क्योंकि उड़ीसा में इस बार सीएम चेंज हुए हैं 25 साल के बाद। 25 साल के बाद सीएम चेंज हुआ। कौन सीएम थे पहले? नवीन पटनायक। अब चेंज हुआ, बीजेपी सरकार वहां पे आ गई है। आंध्र प्रदेश में भी सीएम चेंज हुए हैं, जगनमोहन रेड्डी से कौन आ गया? चंद्रबाबू नायडू। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना है। और उनके आपको रखने हैं याद, कौन से गवर्नर याद रखने हैं, ठीक है। और फिर हो सके तो इनकी विधानसभा सीट्स याद रख लेना हर राज्य की। मैं बता रहा हूं किस तरह सवाल आते हैं, इस तरह सीखा हो पहले हर तरह को कि विधानसभा सीट कितनी है, इनमें से कोई अगर राज्यसभा में है तो राज्यसभा की सीटें कितनी है, ठीक है। इस तरह से अगर आप करोगे तो थोड़ा सा आपको ना खुद ही क्वेश्चन पेपर क्रैक कर ले जाओगे कि हाँ क्या करना है, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। यही सब चीजें कुछ ही आती हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा दिमाग को एक्टिवेट करना है, ठीक है। बिल्कुल ठस होकर नहीं पढ़ना है, एक्टिवेट होकर पढ़ना कि हम क्या देख रहे हैं और फटाफट हमारे दिमाग में क्या चल रहा है रिकॉल करना है, ठीक है। आंध्रा हो गया, आंध्रा, उड़ीसा, अरुणाचल, और कौन सा है? 3 ही थे कि 4 थे? 3 ही है। 4 कौन सा, चौथा कौन सा है? सिक्किम, ठीक है, सिक्किम आ गया। तो छोटी छोटी चीजें हैं, ध्यान रखना बस में। आगे बढ़े, चलिए। अब क्योंकि स्टेट्स की बात हो रही थी, तो अब जो बहुत ही कॉमन सवाल एग्जाम में आता है, हर एग्जाम में आता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किस किस राज्य से गुजरता है? बहुत सिंपल सी बात है। पहले सवाल, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा, कर्क रेखा कौन कौन से राज्य से गुजरती है? यह होता क्या कर्क रेखा, पहले ये बताइए क्या होती कर्क रेखा? कर्क रेखा क्या चीज होती है? इक्वेटर, एक फिर से बोलो, नहीं, इक्वेटर क्या चीज है? क्या होता है इक्वेटर पे? क्या होता है बता कुछ? कर्क रेखा, इतना सबको पता है, इक्वेटर इक्वेटर ही होता है। अरे अच्छा, मतलब कर्क रेखा का फंडा सब गड़बड़ी सबका है। कर्क रेखा होता क्या, बताओ पहले बताओ, सिंपल बताओ, अभी कुछ नहीं पूछ रहा मैं। व्हाट इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर? कर्क रेखा। अरे बाप रे बाप, तुम लोग यार क्या ही हो यार। हाँ, लैटिट्यूड से। ये है आपका 0 डिग्री। 0 डिग्री का मतलब क्या होता है? इक्वेटर। डिग्री का मतलब क्या? ये पृथ्वी, मान लो पृथ्वी है, इसको पढ़ने के लिए, स्टडी करने के लिए हम लोगों ने कुछ इमेजिनरी लाइंस क्रिएट की हुई हैं। मतलब वो लाइनें जो हैं वो पृथ्वी पे नहीं है, लेकिन हमने धरती को स्टडी करने के लिए हमने अपनी पृथ्वी को कुछ लेटी हुई लाइनें और कुछ खड़ी लाइनों में डिवाइड कर दिया है ना? ठीक है, ऐसा होता है ना, जिससे कि हम किसी भी लोकेशन के बारे में पता लगा पा रहे हैं। तो जीपीएस वगैरह जो इसी तरह काम करता है कि भैया लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का डायरेक्शन बता पाए कि भाई हमें कहीं जगह जाना है तो जगह पता कैसे लग पाता है कि उस जगह का लैटिट्यूड क्या है। लैटिट्यूड मतलब लेटी हुई रेखा। लैटिट्यूड का मतलब क्या? ये लेटी हुई रेखा, ठीक है। जैसे मान लो 0 है तो यहां से 1 2 3 4 5 डिग्री ऐसे चलेगा, ठीक है। ऊपर भी जाएगा 1 2 3 4 5, ठीक है। और खड़ी हुई रेखा मतलब ऐसा होगा कि 0 होगा तो इधर भी 1 2 3 होता है, लेकिन अलग होता है। मैं किसी कैलकुलेशन के बारे में बता रहा हूं आपको यहाँ पर, ठीक है। ऐसे होगा तो किसी भी जगह के लोकेशन उसकी लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की पोजीशन के बारे में होगा। जैसे लेट्स सपोज यहां पर है तो ये हो जाएगा 4 बार, अगर लेटा हुआ हो गया और खड़ा हुआ हो गया 3, तो इस तरह से हो जाएगा। मतलब किसी भी जगह का लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड इस तरह से होता है। वो ये 4 3 नहीं होगा, तो मैं उसको अलग तरीके से बताऊंगा, समझाने के पर्पज से बता रहा हूं आपको मैं कि किसी जगह की लोकेशन का पता हम लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के उसकी से रीडिंग से लगा पाते हैं। जो जीपीएस इस्तेमाल करते हैं हम लोग, जो ओला इस्तेमाल करते हैं हम लोग, जो स्विगी जोमेटो इस्तेमाल करते हैं, वो कैसे घर आ जाते हैं आपके, वो आपके घर की लोकेशन जो होती है ये यहाँ पकड़ते हैं। तो वो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का जो होता है उसको पकड़ के आते हैं। वो मैप जो होता है इसी पे काम करता है, ठीक है। ये क्या क्लियर हो गया? यहां तक क्लियर है थोड़ा बहुत? धरती पर कोई भी लाइन नहीं है, पढ़ने के पर्पज से या मतलब हमें करने के लिए हमने किसी चीज को डिवाइड कर दिया है, मतलब कुछ रेखाओं में, उसके बाद हम उसको वहां पकड़ के आते हैं। चलिए, ये तो सवाल, लेकिन सवाल क्या था हमारा कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या है। अब देखिए, इनमें से
बहुत सारी लाइनें तो हैं ही हैं, लेकिन इनमें से कुछ लाइनें इंपॉर्टेंट हैं, कुछ लाइनें इंपॉर्टेंट हैं। कौन सी लाइन इंपॉर्टेंट होती है? पहली होती है आपकी इक्वेटर लाइन इंपॉर्टेंट है। वैसे यहां से लेकर यहां तक सब लाइनें ही होती हैं, 0 से लेकर 90 डिग्री ले आओ, 90 डिग्री और 0 से लेकर 90 डिग्री तक, है ना, सभी होती हैं। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री ऐसा होगा, ठीक है। लेकिन कुछ कुछ इंपॉर्टेंट है, तो एक 0 डिग्री इंपॉर्टेंट होता है, दूसरा क्या इंपॉर्टेंट होता है? ऊपर ये क्या होगा? 23.5 डिग्री नॉर्थ, बोलेंगे इसे, ठीक है ना। उसके बाद दूसरा क्या होता है? 23.5 डिग्री साउथ, ठीक है ना। अब 23.5 डिग्री क्यों लिया हमने? 23 क्यों नहीं लिया? 24 क्यों नहीं लिया? 25 क्यों नहीं लिया? पढ़ाई का आसान हो जाता। सिर्फ 23.5 क्यों लिया हमने? 23.5 डिग्री पे ही ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्यों बना? 23.5 डिग्री पे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न क्यों बना? हाँ, तो ना, जो आप सूरज की रोशनी है, वो सूरज की रोशनी परपेंडिकुलर खड़ी खड़ी बिल्कुल यहां से लेकर यहां तक ही होती है, यानी कि सूरज यहां से लेकर यहां इस एरिया तक ही मूव करता है। यानी कि सूरज की रोशनी जो है, जो 90 डिग्री का एंगल बनाती है, परपेंडिकुलर यानी बिल्कुल खड़ा रहकर, यहां पर कि ऊपर सूरज छत बिल्कुल सर के ऊपर ठीक ऊपर हो और परछाई बिल्कुल नीचे हो, तो सूरज सिर्फ इतने ही जगह पर मूव करता है, बाकी जगह पर सूरज की रोशनी तिरछी गिरती है, तिरछी होती है, यहां पर परपेंडिकुलर। तो और सूरज 365 डेज में कभी इसकी लोकेशन यहां पर होगी, कभी लोकेशन यहां पर होगी, कभी यहां पर होगी, कभी यहां पर होगी, ऐसे मूव करती रहती है। तो अभी क्या हो रही है? अब सर्दी आ रही है ना, तो इक्वेटर, ये इक्वेटर है, तो इक्वेटर से नीचे की तरफ सूरज आ गया, यहां पर आ रहा है। दक्षिणायन करना, उत्तरायण करना, इस आप पढ़ोगे, पढ़ते हो आप ना, उत्तर की तरफ मूव कर रहा है, यानी कि इक्वेटर से ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, इक्वेटर से नीचे की तरफ मूव कर रहा है। मतलब कहने का मतलब क्या, फिर समझते हैं कि सूरज की रोशनी सीधे सीधे परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे यहां से यहीं के बीच में होती है पूरे 365 दिन के अंदर। इसीलिए इस क्षेत्र को बड़ा इंपॉर्टेंट मान लिया गया है। इस क्षेत्र को इंपॉर्टेंट क्यों मान लिया गया है? क्योंकि इसको बोलते हैं ट्रॉपिकल जोन, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। क्या बोलते हैं? उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, ठीक है, ट्रॉपिकल जोन। और ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि सूरज की रोशनी डायरेक्ट पड़ती है। और समझो इस बात को कि सूरज की रोशनी इतनी इंपॉर्टेंट है कि इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा भिन्न भिन्न प्रकार के जीव जंतु होते हैं। बहुत सारे पेड़ पौधे, बहुत सारे जानवर, बहुत सारे इंसान, सबसे ज्यादा बायोडायवर्सिटी यानी कि जैव विविधता इसी क्षेत्र में होती है। क्यों? सूरज की रोशनी डायरेक्ट पड़ती है। और जैसे जैसे सूरज की रोशनी तिरछी पड़ती जाएगी, वैसे वैसे जीव जंतु कम होते जाएंगे। अगर हम बात करते हैं यहां पर इस इलाके में, तो यहां पर जीव जंतु बिल्कुल ना के बराबर हैं या बहुत कम है, यहां पर बहुत कम है ना। सिर्फ एक आधा पोलर बेल दिख जाएगा या सील दिख जाएंगी, कुछ कुछ जानवर दिख जाएंगे, कोई खाना ही नहीं है वहां पे। तो सूरज की रोशनी इतनी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस क्षेत्र को ट्रॉपिकल जोन माना गया है। तो कभी पूछते हैं ट्रॉपिकल जोन क्या है? 23.5 डिग्री नॉर्थ से 23.5 डिग्री साउथ के बीच का जो इलाका है उसे ट्रॉपिकल जोन कहते हैं, या इंग्लिश में टोराइड जोन कहते हैं, या उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। और इसमें सबसे खासियत क्या है? जैव विविधता है इसके अंदर, बायोडाइवर्सिटी है, सबसे भिन्न भिन्न प्रकार के जीव जंतु। इसलिए देखो इंडिया कहां आता है? अब इंडिया कहां आता है? इंडिया कहां आता है? हाँ? एक सवाल भी आएगा इसी के ऊपर, जो मैं पहले पूछ लिया आपसे, कहां पे आएगा? मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ऊपर जाएगा कि नीचे आएगा? इक्वेटर से ऊपर है, चलो मान लेते हैं, ठीक है, इक्वेटर से ऊपर है। तो ये मान लो ये आपका इक्वेटर है, ठीक है। तो आपका जो है इंडिया यहां से शुरू होगा 8 डिग्री से, 6 डिग्री 8 डिग्री का होता है, लेकिन बताओ, और उसके बाद इंडिया जो है लगभग जो है यहां तक आता है। मतलब ये जो आपका ये देखिए, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, यहां पे दिखाता हूं आपको। हाँ दिखा रहा हूँ, चलो यहाँ दिखाई रहा हूँ नीचे आपको, बड़ा दिखाता हूँ, दिखा इंडिया आपको। ये इक्वेटर है आपका, 0 डिग्री दिख रहा है आपको? दिख रहा है इक्वेटर, ठीक है। अब यह इक्वेटर ये है, समझ लो। तो इंडिया ये है आपका 8 डिग्री, 8/6, ठीक है। यहां से शुरू होता है और यहां तक जाता है इंडिया, ठीक है। यह है आपका टॉपिक ऑफ कैंसर, जो इंडिया को 2 हिस्सों में डिवाइड कर रहा है। कर रहा है कि नहीं कर रहा है? आधा इंडिया जो है वो ट्रॉपिकल जोन में आता है और आधा सब ट्रॉपिकल जोन में ऊपर आता है, ठीक है।
इसीलिए आप देखो जितने पेड़ पौधे हैं हमारे देश के ज्यादातर वो इस जो साउथ में है वहां बहुत ज्यादा जैव विविधता है, बहुत भिन्न भिन्न प्रकार के पेड़ पौधे, पशु पक्षी, कीड़े मकोड़े, हर तरह की चीजें वहां पर है। ठीक है, अब ये रेखा जो गुजर रही है यहाँ पर, ये जो रेखा गुजर रही है वो किस किस राज्य से गुजर रही है, सवाल ये था किस किस राज्य से गुजर रही है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि कर्क रेखा कौन कौन राज्य से गुजर रही है? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। कितने हो गए? 3 4 8 होते हैं। 0 3 4 5 6 7 8। ये 8 ये नंबर 8 भी इंपॉर्टेंट है, पूछ लेते हैं आपसे। ठीक है, नंबर 8 भी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ लिया जाएगा कि कितने राज्यों से गुजरता है? 8 राज्यों से गुजरता है। कौन कौन से गुजरते हैं? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। नहीं नहीं, इंडिया दोनों है। आधा इससे जो ट्रॉपिकल जो कर्क रेखा भारत को आधे हाफ हिस्से में डिवाइड करती है, आधे इधर आधे इस हिस्से को ये ट्रॉपिकल जोन में आ गया और ऊपर वाला हिस्सा सब ट्रॉपिकल आ गया। तो अगर लखनऊ की बात करते हैं जहां पे हम हैं वो कहां पर होगा? सब ट्रॉपिकल में है। हाँ, कॉन्सेप्ट क्लियर रखो अपने, ठीक है ना, कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है। अरे वो बहुत ज्यादा पूछते हैं कि अगर मुश्किल पूछने पाएंगे तो सिटी पूछ लेंगे, कौन सा सिटी जो है ट्रॉपिकल कर्क रेखा के कितने पास में है। अब बोलेगा एक तरफ आपका लखनऊ है, एक तरफ आपका पटना है, एक तरफ आपका रांची है। अब इसमें से कौन सा सिटी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के सबसे पास में है? ठीक है ना, इसलिए आपको सवाल आते हैं, आपको आए हुए सवाल, ऐसे कोई नहीं कि मैं बना रहा हूं अपनी तरफ से, सवाल आ चुके हैं। तो आपको थोड़ा सा दिमाग क्लियर रखना कि हाँ वो रेखा कहां से गई है। इसलिए इतने बड़े बड़े मैप दे रखे हैं कि आपको एक मेमोरी रहे। और सिंपल सवाल आते हैं यार, सिंपल सिंपल आते हैं और सिंपल ही गलत हो जाते हैं। हाँ वो सब करें, ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया? आगे बढ़े, कुछ डाउट्स? कुछ नहीं, चलिए अब इसको थोड़ा सा और हमें ब्रॉड किया कि चलो यार टॉपिक ऑफ कैंसर की बात तो हो गई है, इंडिया की बात करें, लेकिन अगर एग्जामिनर को थोड़ा खुन्ना साफ बैठ जाए, वो लड़के आए हो अपनी बीवी से, वो पूछ ले कि बताओ चलो इंडिया की तो पढ़ के आओ, लेकिन हम तुमसे पूछेंगे इंडिया छोड़ो, हम पूछेंगे तुमसे दुनिया के बारे में, कंट्री के, कि दुनिया की कौन कौन सी कंट्री से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरा है, ये पूरी रेखा किस किस कंट्री में गई है। सवाल आपको ये पूछना है, याद रखना है। मतलब जब इसी ऊपर वाला आसान था ना, 8 खाली स्टेट आसान थे, अब थोड़ा सा और मुश्किल करते थे, मुश्किल करने पाएंगे तो वो पूछेगा कि टॉपिक ऑफ कैंसर जो है किस किस राज्य से गुजर रहा है। अब देखो यहाँ पहले अमेरिका से करते हैं, मैक्सिको लिखा हुआ है, नोट कर लेना, ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से अच्छा मैप बना हुआ, ध्यान रखना। अब होश में रखोगे तो बहुत अच्छा मैप है ये, कोई दिक्कत नहीं होने वाली आपको। मैक्सिको, नाम सुना मैक्सिको? बहामास, हमने जो पढ़ा था कैरेबियन सी, उसका दिखा बहामास आ गया, ठीक है। बहामास के चप्पलें भी होती हैं, चप्पल जो होती हैं, है ना, बहामास। अब देखिए, अब ये अफ्रीका, ये अमेरिका है, अमेरिका में से 2 कंट्री से गुजरता है, मैक्सिको और बहामास। अगर आपसे यही पूछ ले कि बताओ अमेरिका की किस हिस्से से गुजरता है, बड़ा इंटरेस्टिंग सा सवाल। दो सवाल आएंगे, देखो तो याद आ रहा है मुझे कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर अमेरिका के कौन से हिस्से गुजरता है? नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका। तो सेंट्रल अमेरिका से गुजर रहा है, देखो सेंट्रल अमेरिका से गुजर रहा है। ये नॉर्थ अमेरिका होता है, ये नॉर्थ अमेरिका है, ये आपका साउथ अमेरिका है, ठीक है। तो आपका जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो सेंट्रल अमेरिका से गुजर रहा है, उसमें भी 2 कंट्रियां हैं, मैक्सिको और बहामास, ठीक है। आगे चलते हैं, अब आगे अफ्रीका। अफ्रीका से कौन कौन सी हैं? सबसे कोने में तो आती है वेस्टर्न सहारा, ठीक है, और मॉरिटेनिया, ठीक है, बहुत ही गरीब कंट्रियां हैं सभी है, ठीक है। और देखते हैं अल्जीरिया, नाम सुना होगा तो, माली, ठीक है, तो यहां पर मॉरिटेनिया, वेस्टर्न सहारा, माली, अल्जीरिया, नाइजर, ठीक है, लीबिया, नाम सुना है लीबिया का, ये फेमस हो, नाम सुना होगा लीबिया का, इजिप्ट, नाम सुना है, मिस्र कहते हैं इसे, और ये आ गया, ये अफ्रीका, यहां तक अफ्रीका आ गया, यहां तक अफ्रीका। तो अफ्रीका कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 कंट्रियां जो हैं वो अफ्रीका से गुजर रही हैं, 2 कंट्रियां जो हैं वो आपकी अमेरिका से गुजर रही हैं, याद रखना, ठीक है। कौन सी है? वेस्टर्न सहारा, मॉरिटेनिया, अल्जीरिया, नाइजर, लीबिया और इजिप्ट, क्लियर। अब यहां से गुजरते हैं, इधर से आते हैं तो एशिया आता है। एशिया में कौन कौन सी हैं? सऊदी अरब, एशिया में, ठीक है, यूएई गुजर रहा है, ओमान, ठीक है, सऊदी अरब, यूएई, ओमान आ गया। फिर इंडिया से गुजर ही रहा है, पता ही आपको। फिर आपके जाएंगे तो बांग्लादेश, फिर म्यांमार यानी बर्मा, चाइना और ताइवान।
ठीक है, यहां से गुजर रहा है। तो इस तरह से आपका टॉपिक ऑफ कैंसर जो है कहां का गुजरा पूरा क्लियर हो जाएगा। अब थोड़ा सा उसको आप देखते हुए स्टडी कर लीजिए कि आप लोग भूलो ना। सिंपल सिंपल सवाल आते हैं, बस ध्यान रखना। बस थोड़ा सा अपनी अपने दिमाग की मेमोरी को तेज रखना है तुम लोगों को, कि भूलना नहीं वहां पे। मैप अच्छा है, बहुत अच्छे तरीके से मैप है ये, इससे अच्छा मैप तो मैं नहीं मिल पाएगा। हो सके तो कल जब मैप आना तो आप मैप बना के लाना, सब लोग कल मैप बना के लाना, ठीक है। जितने मैप, 4 मैप हम लोग डिस्कस करेंगे अभी हम लोग, और चारों मैप आप अपनी कॉपी में बना के लेकर आओगे कल, ठीक है। इसी को देखकर आगे बढ़े। अब हमने पढ़ लिया भाई टॉपिक ऑफ कैंसर, लेकिन इसका एक भाई और भी है, टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है, यानी कि मकर रेखा। कौन सी है? मकर रेखा, जो 23.5 डिग्री साउथ में होती है। नॉर्थ वाली टॉपिक ऑफ कैंसर, साउथ वाली मकर रेखा टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। वो कौन कौन से राज्य से गुजर रही है? इंडिया से नहीं गुजर रही, देखो, चिली, चिली, ठीक है, अर्जेंटीना, पैराग्वे, ठीक है। और पैराग्वे एक काम के लिए और इंपॉर्टेंट है कि साउथ अमेरिका में सिर्फ 2 ही कंट्रियां हैं जो कि लैंडलॉक्ड है, एक पैराग्वे और दूसरा बोलिविया। और बोलिविया एग्जाम में सवाल आया हुआ है, बोलिविया का तो आया था ना, हमने डिस्कस किया था बोलिविया के बारे में। तो यहां बोलिविया से नहीं गुजर रही है, लेकिन यहां पे चिली, पैराग्वे, अर्जेंटीना, यहां पर आएंगे हम, अफ्रीका में आएंगे, ये है नमीबिया, सॉरी ब्राजील से गुजर रही है, 4 हो गए, ब्राजील भी है, ठीक है। अफ्रीका में क्या है? नमीबिया, साउथ अफ्रीका, ठीक है, बोत्सवाना, मोजाम्बिक और मेडागास्कर। अब यहां पर 2-3 बड़े इंपॉर्टेंट है। साउथ अफ्रीका अपने हीरो के लिए बहुत फेमस है, हीरा, बहुत हीरा है वहां पे, ठीक है। अंग्रेज जो थे वो देखोगे साउथ अफ्रीका में अभी भी है, छोड़ के नहीं गए। तो उनका जोहानसबर्ग का जो इलाका है वो बड़ा अफ्रीका में बड़ा फेमस है। जो अमेरिका, जो अंग्रेज रहते हैं, गोरे अंग्रेज रहते हैं, वैसे अफ्रीका काले काले लोग हैं, लेकिन कुछ अंग्रेज अभी भी रहते हैं। नमीबिया, नमीबिया और बोत्सवाना, इस क्षेत्र में ना एक ना आपको बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए मिलेगा, काला हारी डेजर्ट मिलेगा आपको। नाम सुना है? काला हारी डेजर्ट, वो यहां पर है, इस इलाके में है, काला हारी डेजर्ट। पूछता है आपसे वो, नमीबिया बोत्सवाना के पूरे इर्द गिर्द वो रहता है, ठीक है। फिर मोजाम्बिक है, मेडागास्कर, मेडागास्कर वही है बिल्कुल जहां अलग जानवर रहते हैं। और फिर जाता है ऑस्ट्रेलिया से गुजर जाता है फिर वो, ठीक है। तो ये आपका पूरा टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न गुजर रहा है। जिस तरह से टॉपिक ऑफ कैंसर जो है इंडिया को 2 हिस्सों में बराबर डिवाइड करता है, टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो है ऑस्ट्रेलिया को 2 हिस्सों में डिवाइड कर रहा है, दिख रहा है ना। समझने में कोई दिक्कत परेशानी तुम्हें आ रही ना समझ में? खाली याद ही करना है तो याद तुम कल तक कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना? चलिए आगे बढ़े। अब जो तीसरा और इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में पहले भी आ चुका है वो आता है आपका इक्वेटर। इक्वेटर के पास से कौन कौन सी कंट्री गुजरती है? 0 डिग्री, इक्वेटर मतलब 0 डिग्री। कोलंबिया, इक्वाडोर, 2 कंट्रियां हैं साउथ अमेरिका की, कोलंबिया और इक्वाडोर, ठीक है। और ब्राजील, 3 है, कोलंबिया, इक्वाडोर, ब्राजील। कोलंबिया, इक्वाडोर, ब्राजील। फिर अफ्रीका में जाएंगे हम लोग, तो साउथ टोम एंड प्रिंसिप, छोटा सा एक वो आइलैंड है वो पहले, लेकिन बड़े राज्यों में देखते हैं, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, गैबोन, युगांडा और कीनिया और सोमालिया और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। तो रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो भी है और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो भी है, युगांडा भी है, कीनिया भी है और गैबोन भी है, सोमालिया भी है। और सोमालिया किसी इंपॉर्टेंट का हिस्सा भी है। किसका हिस्सा है सोमालिया? सोमालिया किस चीज का हिस्सा है? एग्जाम मैंने भी पढ़ाया था आप लोगों को कि सोमालिया बहुत इंपॉर्टेंट है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका, हॉर्न ऑफ अफ्रीका में सोमालिया आता है। और कौन कौन से हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका में? सोमालिया, आइटीरिया, जिबूटी और इथोपिया। इथोपिया पीछे साइड में है, ये इथोपिया है, ठीक है, ये इथोपिया है। जिबूटी यहां छोटा सा है आपका,
मैंने आपको दिया हुआ नोट्स चेक कर लेना। हॉर्न ऑफ अफ्रीका इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहां पर क्या हो रहा है, सॉन्ग पे रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, डेमोक्रेटिक ऑफ कॉन्गो, गैबोन, युगांडा, कीनिया, सोमालिया, ठीक है। अच्छा, अब और जाएंगे तो एक बीच में मालदीव पड़ता है, तो मालदीव बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, तो मालदीव से इक्वेटर से गुजर रहा है मालदीव, है ना। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। इंडोनेशिया और किरिबिती आइलैंड, छोटे छोटे आइलैंड है, ज्यादा नहीं, किरिबिती, किरिपति। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा, समझ में आ रहा होगा, दिक्कत तो है ना। और ये सब मैप बनाने हैं, ध्यान रखना, कल बना के लाना, ठीक है। आगे बढ़े, हो गया, चलिए। अब एक और होता है, अब लेटे हुए भाई तो होगा, खड़े हुए भाई आ गए। क्या है ये, द प्राइम मेरिडियन या ग्रीनविच टाइम, पहले होता क्या, ये बताओ मुझे, क्या होता है प्राइम मेरिडियन या ग्रीनविच टाइम, क्या होता है, क्या होता है? हाँ ठीक है, जीएमटी, समय समय का पता करेंगे भाई, कौन सा समय कहां पर किसका है। तो क्या किया गया, एक रेफरेंस पॉइंट रखा गया, पहले उसको सेंटर बनाया गया। तो अर्थ का सेंटर जो है इन्होंने, क्योंकि अंग्रेजों ने बनाया है, तो अंग्रेजों, वैसे कोई सेंटर होता नहीं है भाई, बॉल का कोई सेंटर थोड़ी ना है, वो कोई भी सेंटर मान लो तुम, ठीक है। तो जब मानना होता है भाई, जिसकी बॉल, जिसकी उसका सेंटर, कहानी बस ये है। तो भाई चूंकि अंग्रेजों ने ये सब चीजें उस समय रूल किया हुआ था, तो उन्होंने अपना अपना क्षेत्र ले लिया, और यूके का एक जो इलाका था ग्रीनविच, एक गांव था, वहां से जो रेखा गुजरी है उसको माना उन्होंने जीरो, उसको माना 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, 0 डिग्री, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। इसके इधर वाले इलाके कौन से हो जाएंगे, ईस्ट, ठीक है। ये इलाके कौन से जाएंगे, वेस्ट। दुनिया दो हिस्से में बढ़ गई, एक ईस्ट हिस्से में बढ़ गई और एक वेस्ट हिस्से में बढ़ गई, ठीक है ना, यहां समझ आ रहा है, ठीक है। अच्छा, अब ये जो रेखाएं हैं, पहले तो समझो रेखाएं, ये ऐसी रेखाएं होंगी, ठीक है, ये सब ये ऐसे होंगी, ये ऐसे है, ये इंडिया से गुजर गई ऐसे करके, ठीक है ना, सबसे गुजरती है सभी। तो इंडिया का सेंटर पॉइंट से गुजरा कोई यहां पर, जिसको हम क्या बोलते हैं, IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। भाई इंडिया भी तो बहुत बड़ा है, इतना चौड़ा सा, लेकिन इंडिया का सेंटर पॉइंट कौन सा होगा, ये है इंडिया का सेंटर पॉइंट, ठीक है। तो इंडिया सेंटर पॉइंट में कहां है, अभी पढ़ेंगे, उत्तर प्रदेश से गुजरता है, ठीक है, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश, 4 राज्यों से, 4 या 5 राज्यों से गुजरती है, वो भी पढ़ेंगे नीचे, ठीक है। तो यहां से पहले यहां तक का जो है वो देखते हैं, ये इलाका, ठीक है ना। कितना घंटे हैं, 5.5 घंटे, 5.5 घंटों का फर्क है। फर्क मतलब क्या होगा, मतलब 5.5 घंटे हैं, तो अगर मान लीजिए इंडिया में दोपहर के 12 बजे हैं, तो जीएमटी में, यानी कि इंग्लैंड में, यूके के अंदर कितना बज रहा होगा। अगर दोपहर के 12 बजे हैं इंडिया में, 12 o'clock, तो इंग्लैंड में कितना बज रहा होगा, आपने कहा शाम का 5, आपने क्या कहा, क्या शाम, सुबह, क्या शाम, आप बताइए, आप बताइए, आपका जो आंसर है वही मैं मानूंगा सर, हाँ बताओ। अगर इंडिया में दोपहर के 12 बज रहे हैं, तो लंदन में क्या बज रहा होगा, आप रुक जाओ, तुम्हारा हो गया, तुम बताओ, हैं 5:30, सुबह शाम, अब बताओ, सुबह शाम, सुबह का 6:30 बज रहा होगा। अगर इंडिया में दोपहर का 12 बज रहा है, तो यूके में यहां पर सुबह का 6:30 बज रहा होगा। समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया कि नहीं आया, किसको समझ में आया, किसको नहीं आया। अरे भैया पृथ्वी गोल घूम रही है ना, घूम रही है, तो पहले सूरज कहां पे उगता है, इस इलाके में उगता है। सबसे पहले सूरज यहां उगता है, सुबह यहां होती है, फिर धीरे धीरे करके सूरज यहां होती है,
तो इंडिया में सुबह पहले हो जाएगी और लंदन बाद में होगी। कितने बाद में होगी? 5.5 घंटे बाद होगी। ठीक है ना? तो दोनों के बीच 5.5 घंटे का फर्क है ना। तो जो इंडिया में हो चुका, उसके बाद यहां पर होगा 5 घंटे के बाद। तो इंडिया में अगर 12 बज रहा है, तो अगर यहां का निकालना है तो उसको माइनस करना पड़ेगा, 5.5 घंटे माइनस करना पड़ेगा, उतना समय बज रहा होगा लंदन के अंदर। समझ में आया कि नहीं आया? क्योंकि इंडिया में सुबह पहले हो जाती है ना, इंडिया पहले पड़ रहा है भाई। सूरज यहां पर है आपके ना, सूरज यहां पर है, ये सूरज है, तो इसके पास पहले पहले यहां पर सुबह होती है, यहां पे सुबह होगी, फिर यहां सुबह होगी, फिर यहां सुबह होगी, फिर यहां सुबह होगी, फिर यहां सुबह होगी। ठीक है ना? तो इसी तरह इंडिया में पहले सुबह होगी। जब इंडिया में सुबह 6 बज रहा होगा तो यहां रात के 12 बज रहे होंगे। ठीक है ना? ऐसे धरती ऐसे घूमती है, ऐसे घूम रही है, घूम रही ना। समझ में आ रहा है कि नहीं यार क्या बोल रहा हूं मैं? ऐसे घूम रही है, तो पहले यहां पे घूम चुकी, ये सुबह हो चुकी, उसके बाद धीरे धीरे करते 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 फिर लंदन में यहाँ पे सुबह होगी, और इसको 5.5 घंटे लग जाते हैं यहां से यहां पहुंचने में। ठीक है, चलिए। तो अब हमने जीएमटी जो माना है, तो उसके लिए आपको कभी कभी पूछा जाता है कि जीएमटी से गुजरने वाली रेखाएं कौन कौन सी हैं। यूके यहां से गुजरता है, ये ग्रीनविच एक गांव जो है वो यूके का गांव है, यूके मतलब इंग्लैंड। ठीक है, फ्रांस, स्पेन, अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो, घाना, टोगो, ये पूरा है, और इसको बोलते हैं प्राइम मेरिडियन। प्राइम मेरिडियन या 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। यूके, फ्रांस, स्पेन, अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो, घाना, टोगो। और आप बता दें आपको कि अल्जीरिया और माली वो इलाके हैं जहां से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरता है यार, है नोट्स में? नोट्स में है कि नहीं है? क्यों है कि नहीं है? तो अब देखो इंपॉर्टेंट सवाल क्या आ गया कि ये वो बताइए वो दो कौन सी कंट्री है जहां से प्राइम मेरिडियन और टॉपिक ऑफ कैंसर दोनों गुजरते हैं। तो कौन कौन से? अल्जीरिया और माली। ठीक है ना? ये ऐसे सवाल खतरनाक आते हैं, ये मैप वाले सवाल है। अगर आपको मैप क्लियर नहीं होगा तो कंफ्यूज है आपको, मतलब फिर तो हो ही नहीं पाएगा राइट आपका आंसर। और सिंपल सा है। सर दर्द हो रहा है? बाउंसर हो गई क्या? मैं तो अच्छा पढ़ा रहा हूं मैं तो यार, मुझे लगा, मुझे फीलिंग आ रही है, आपको शक्ल देख के लग रहा है कि बाउंसर पड़ रही है। इतना मुश्किल भी तो नहीं है, सिंपल ही तो है, खाली मैप ही मैप तो है। वो तुम्हें जब तक नहीं होगा जब तक तुम मैप खुद नहीं लगाओगे। 2-4 बार मैप लगाओगे अपने आप याद आ जाएगा। अभी प्लस कौन से समझ लें क्वेश्चन क्या बन सकता है, सवाल ये है। ठीक है कि आपको ध्यान रहे कि क्या है। जैसे कि ये सवाल पूछा गया है कि प्राइम मेरिडियंस कौन, मतलब प्राइम मेरिडियन से वो कंट्री कौन सी जो प्राइम मेरिडियन से भी होती है और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से भी गुजर रही है, 2 कंट्रियां हैं। कितना इंपॉर्टेंट सवाल बन सकता है, बन सकता है नहीं बन सकता है? ये बनते हैं, ऐसे ही बनते हैं यार, एग्जामिनर ऐसे दिमाग लगाता रहता है। वो जरूरी नहीं कि सिंपल पूछ लेगा, थोड़ा सा हल्का फुल्का तो आपको मसाला डालेगा ना कि आपका दिमाग थोड़ा चले आपका, क्योंकि यहीं पर फर्क आएगा। वो 99% बच्चे कौन है जिन्होंने पढ़ाई बहुत ऊपर ऊपर की है, और वो बंदे कौन है 0.1% जिन्होंने पढ़ाई थोड़ी सी गहराई में की है। बस छोटा सा फर्क डाल, यही फर्क है बस। अगर आप किताब खोल के पढ़ोगे, रटने की कोशिश करोगे तो शायद हो सकता भूल भी जाओ, लेकिन जिसने थोड़ा सा मैप के साथ समय गुजारा होगा तो अच्छा परफॉर्म कर पाएगा। ठीक है, तो इस तरह से एक पहला सवाल हमारा कंप्लीट हो गया। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया और काफी क्वेश्चन बन गए होंगे, और अब ये आपकी जिम्मेदारी है कि आपको करना है। आपको एक और देख सकते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम में जो आईएसटी ये गुजरते हैं यहां से उत्तर प्रदेश, यानी कि इंडिया का सेंटर पॉइंट, यानी इंडिया का आपका जो घड़ी है वो इंडिया के कौन, तो इंडिया 82.5 डिग्री ईस्ट जो ये लॉन्गिट्यूड गुजर रहा है इसे बोलते हैं आईएसटी, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, जो कि है 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट में। ठीक है, लॉन्गिट्यूड है ये, ध्यान रखना ये ईस्ट। और कौन कौन से गुजर रही है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, 5 राज्य हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो आईएसटी वाला है ध्यान रखना। उत्तर प्रदेश
मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। हम्म। हाँ, डिस्ट्रिक्ट इंडिया में आपका प्रयागराज नैनी से गुजरता है, ठीक है ना। बाकी मध्य प्रदेश में तो अभी तक आया नहीं, मैं कर सकता, कोई आ गया तो देख लेना। देखना कोई बहुत इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट हो तो गुजर रहा हो तो देख लेना, ठीक है। अब आपके ऊपर आइए, आप बना के लाना तो दिखा देना मुझे फिर आप, ठीक है। बढ़िया, आगे समझ में आ गया तुम्हें क्या क्या पढ़ा रहे हैं हम लोग। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से भारत के पूर्वी तट पर स्थित सबसे बड़ी लैगून झील कौन सी है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट लैगून लेक सिचुएटेड ऑन द ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया? बताओ। पुलिकट, चिलिका, कुल्लेरू, किलीवरी। लैगून क्या होता है पहले बताओ। लैगून क्या होता है? ईस्ट कोस्ट क्या होता है? ईस्ट कोस्ट का मतलब क्या होता है? पूर्वी तट क्या है? पूर्वी, पहले पूर्वी तट क्या है मतलब? अगर मैं ये इंडिया का नक्शा बना दूं, मैं आपका, ये इंडिया है, तो पूर्वी तट कौन सा होगा इसका? कौन सा तट है पूर्वी भाई? है कौन सा? चलो मैं ए बी सी डी, कौन सा होगा पूर्वी तट? ए, पक्का ना? बिल्कुल यार, ए इधर ही तो, सूरज यहां से गुजर रहा है तो इधर ईस्ट है, ठीक है ना। ईस्ट, इधर ईस्ट है तो इधर पूर्व हो गया ना। तो अब हमें देखना है कि यहां पर कौन सी, इस तट पे, ये इस तट पर कौन सी सबसे बड़ी लैगून की झील है। सवाल समझ में आ रहा है? ठीक है। अब आगे दूसरा सवाल, लैगून क्या चीज होती है? पूर्वी तट समझ में आ गया कि ये पूर्वी तट है, और लैगून क्या है? लैगून कुछ नहीं है, जैसे मान लो होता क्या है कि समुद्र में हवा चला, तूफान चली, ठीक है, और पानी जो है उड़कर इधर किसी जमीन में आ गया, गड्ढे में गिर गया, बड़े से मतलब गड्ढे में गया, और ये झील बन गई, जो कि नमकीन झील होगी। नमकीन झील है, सॉल्टी वाटर, समुद्र का पानी, उसे बोलते हैं लैगून। यानी कि तूफान की वजह से या किसी कारण की वजह से वो समुद्र का पानी जो है वो इस क्षेत्र में आ जाए और वो झील के रूप में काम करेगा, जो कि सॉल्टी वाटर होगी, उसे बोलते हैं लैगून, ठीक है। तो अब कौन सा बोलता आपने को ने आंसर क्या दिया था? पूर्वी तट पर कौन सा है? चिलिका। चिलिका, चिलिका है इसका किस राज्य में है? उड़ीसा में, ठीक है। उड़ीसा के अंदर है लैगून। देखिए ये आ गया, दिखा आपको ये उड़ीसा आपका, और चिलिका झील देखो, समुद्र का पानी जो है अंदर की तरफ आ गया, इनलैंड आया, अंदर आया, ठीक है। बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी, उसके पास में ये आपका जो ये आपका ये पूरा ये आपका उड़ीसा है, और यहां से पानी उठ के आया और पानी स्टोर हो गया, और ये नमकीन पानी होता है, ठीक है। समुद्र का पानी नमकीन होता है, और वो चिलिका है, ये सबसे बड़ी झील है ये, ठीक है। आगे बढ़े। अब कुछ और हैं ये ईस्ट कोस्ट और वेस्ट कोस्ट में अलग अलग जो हैं ये लिखी हुई है, ये आप चाहे तो पढ़ लेना, मैप बनाना हो सके तो मैपिंग जितनी मिल जाए कर लेना। मैंने जितना थोड़ा बहुत दे दिया, मैंने दे दिया। तो चिलिका लेक हो गया, उड़ीसा के हैं। पुलिकट चेल आंध्र प्रदेश तमिलनाडु के अंदर है, ठीक है। वेम बनान लेक केरला के अंदर है। अष्टमुडी लेक केरला में है। केलीवरी लेक तमिलनाडु में है। कुल्लेरू लेक आंध्र प्रदेश में है। ये सब ऑप्शन था ना हम लोगों का, किलेरू, ठीक है ना। और पुत्यापीन जो है केरला में है, ठीक है। तो ये थोड़े 2 4 5 जो है इनको याद कर लेना, और ज्यादा याद करने की मन करे तो ये दोनों याद कर लेना आप। यूपी में कोई लैगून नहीं है, यूपी में कोई नहीं है, क्यों? दैट्स इट। यूपी इज अ लैंडलॉक स्टेट। यूपी इज अ लैंडलॉक स्टेट। यूपी का यही तो दिक्कत है, यूपी बिहार की दिक्कत यही है कि लैंडलॉक्ड है। लैंडलॉक मतलब क्या कि कोई भी हिस्सा पानी से नहीं टच होता। अगर कोई हिस्सा का समुद्र से टच होता तो वहां बंदरगाह बन जाता, तो वहां व्यापार करना आसान हो जाता। तो गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, तमिलनाडु, कर्नाटक, सब समुद्र जुड़े हुए हैं, तो वहां पर व्यापार हमेशा से करते चले आ रहे हैं। यूपी वाले फिर जो हैं आराम से बैठते हैं, कहते हैं कि चाहे तुम काम कर लो, राज हम करेंगे तुम पे, हैं, प्रधानमंत्री बन जाएंगे हम करेंगे। और अच्छा, एक ये अल्पा आला पिज्जा एक
केरला में एक जगह का नाम है, ठीक है, एल्पेजा, थोड़ा देखना। इसको बोलते हैं फेमस फॉर लैगून्स इन इंडिया। यहाँ बहुत सारे लैगून्स हैं और लैगून सिटी कहा जाता है इसको, ठीक है। सबसे ज्यादा लैगून यहाँ पर आते हैं, फेमस फॉर लैगून्स इन इंडिया, और उसको वेनिस ऑफ ईस्ट कहा जाता है। जैसे हमारा मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट, वेनिस, वेनिस का मतलब है कि जो आपका ऑस्ट्रेलिया है वेनिस, तो वहां पर क्या है, बहुत सारे पानी के झीलें वीलें बहुत ज्यादा रहती हैं। तो इसी तरह से केरला का जो इलाका ये है एलेप्पीजा, वो भारत में लेगून के बहुत प्रसिद्ध है, और पूर्व का वेनिस से कहा जाता है, पूर्व का वेनिस, ठीक है। बढ़े आगे, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सर्वाधिक ज्वारी शक्ति उत्पादक तटीय क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? विच ऑफ द फॉलोइंग कोस्ट इज द लार्जेस्ट टाइडल एनर्जी प्रोड्यूसिंग एरिया? टाइडल क्या बोल रहे हैं, देखिए सवाल समझिए। कौन सा कोस्ट यानी कौन सा तट लार्जेस्ट, सबसे बड़ा, टाइडल एनर्जी यानी कि ज्वारी शक्ति उत्पादक तटीय है। यहां पर ज्वार से टाइडल एनर्जी बन रही है, बिजली बनाई जा रही है टाइड से। बिजली बना कैसे बनती है बिजली? एक तो बनती है आपके थर्मल पावर प्लांट से, यानी कि आपने कोयला जलाया, पानी गर्म किया और बिजली बना ली, ठीक है ना। कोयला जलाया, पानी गर्म किया, भाप बनी, उससे टरबाइन घूमी, और टरबाइन घूमने से बिजली बनी। इसे बोलते हैं तापीय ऊर्जा, थर्मल पावर प्लांट, थर्मल पावर एनर्जी। और इंडिया में 70% जो है ऐसी बन रही है एनर्जी। तो पूछेगा सवाल, आपसे पूछेगा सबसे ज्यादा बिजली किस माध्यम से बन रही है? तापीय ऊर्जा यानी कि थर्मल पावर प्लांट, लगभग 70%। सवाल पूछा गया हुआ है, ध्यान रखना, ठीक है। एग्जाम में अभी साल 2 साल पहले पूछा गया था। दूसरा क्या है, आपका बनती सोलर से बनती है, जो आपके छतों पर इधर उधर सोलर पैनल लगे हुए हैं, वहां से बिजली बन रही है। फिर आपके विंड से बनती है, हवा से, हवा में घूम रहे, बड़े बड़े घूम रहे हैं, टरबाइन घुमा रहे हैं, है ना, विंड एनर्जी हुई। एक है आपका टाइडल, यानी कि समुद्र के किनारे होंगे, और जो समुद्र की जो आपकी लहरें हैं वो आ रही जा रही हैं, और इन आने जाने से वो ना टरबाइन को घुमा पा रही हैं, और टरबाइन घूमने से क्या हो रहा है? बिजली बन रही है। समझ में आ रहा है? सारा गेम उस टरबाइन घुमाने का, यानी ऊर्जा बनाने के लिए हमें ऊर्जा चाहिए। टरबाइन कैसे घूमेगा? तो टरबाइन घूमने के 2-3 तरीके होते हैं, या तो पानी गर्म करके हम टरबाइन घुमाएं, या तो न्यूक्लियर एनर्जी के माध्यम से भी टरबाइन घुमा सकते हैं हम लोग, ठीक है। लेकिन यहां पर हमने क्या कहा, समुद्र का ही इस्तेमाल कर रहे हैं। समुद्र का नेचुरल तरीका है, लहरें आती रहेंगी जाती रहेंगी, उससे टरबाइन घूमता रहेगा और बिजली बनेगी। तो अब कह रहा है कौन से कोस्ट में सबसे ज्यादा जो है बिजली बन सकती है? इस तरह से 4 हैं, उत्तरी सरकार तट, मन्नार तट, खंबत तट और केरल तट। नॉर्थ सरकार कोस्ट, मन्नार कोस्ट, खंबत कोस्ट और केरला कोस्ट। कौन सा होगा? आंसर बताओ फटाफट। कोई आइडिया? कोई आइडिया? हाँ, सबसे ज्यादा जो आपका आएगा खंबात कोस्ट आएगा। खंबात कहां पर है? खंबात कहां पर है? गुजरात में, खंबात की खाड़ी सुना ना आपने, ठीक है। और उसका शेप देखिए ना, खंबात के शेप का, ये देखिए, ये देखिए, 2 जगह से सबसे ज्यादा बनता है, 3 जगह सबसे ज्यादा। ये जो टाइडल एनर्जी है, टाइडल यानी कि ज्वारीय, 3 जगह पर हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा है। पहला है कच्छ में, दूसरा है खंबत में, और तीसरा है सुंदरबन के अंदर। ये 3 इलाके ऐसे हैं जहां पर ज्वारी ऊर्जा सबसे ज्यादा बन रही है। क्यों बन रही है? यहां का मैप देखोगे ना, तो मैप का बिल्कुल शेप वैसा ही है भाई, जैसे कि गुजरात यू बनता है ना, यू ऐसे करके, ऐसे यू हो रहा है, ये है ना, ये देखिए। तो खंबत, ये देखिए ना, ये है खंबत, शेप कैसा है? वहां पर टाइड्स बनने की संभावना ज्यादा है कि नहीं है? ठीक है, तो खंबत वो हो गया, सबसे ज्यादा जो है यहाँ पे हो रही है, ठीक है। और कच्छ आपका, तो यहाँ पे लिखा भी है गल्फ ऑफ, इसे कैम्बे या खंबत बोलते हैं, जहां पर लगभग 7000 मेगावाट एनर्जी बन रही है। 7000। कच्छ में कितना बन रहा है? लगभग 1200 मेगावाट, और सुंदरबन में बन रहा है लगभग 100 मेगावाट, ठीक है। सबसे ज्यादा खंबत की खाड़ी गुजरात के अंदर हो रहा है, और गुजरात के अंदर सोलर पावर प्लांट भी बहुत सबसे ज्यादा गुजरात में ही है। वहां पोटेंशियल होगा ना, वहां पे कटेंगे, वहां का जो शेप है, ज्योग्राफी होगी, उस तरह से भावना मिल रहा है, ठीक है। क्लियर आ गया? समझ में आ रहा है?
ठीक है, अच्छा ये समझ में आ गया बेटा, हो गया, बढ़े आगे। अब देखिए एक सवाल आया था आपसे पीसीएस के अंदर आया हुआ है, बल्कि पुराने जमाने का मेंस में आया हुआ है कि हमारे तटों को हमने अलग अलग नाम दिए हैं, ठीक है, हमने अपने तटों को अलग नाम दिए हैं। तो पहला है कथायवाड़ कोस्ट, तो कथायवाड़ा कहां है? गुजरात के अंदर। तो कौन सी है? काठियावाड़, गंगूबाई काठियावाड़, है ना। तो गंगूबाई कहां की थी? काठियावाड़ की थी, यहां की थी वो। पिक्चर देखिए कि नहीं देखिए? पिक्चर देखना जरूरी है। वैसे मैंने नहीं देखी पिक्चर गंगूबाई, लेकिन नाम सुना है। तो कठियावाड़ वो पूछेगा आपसे कहां पर है ये, ठीक है। ऊपर इधर कच्छ हो गया, ये कच्छ है, इधर खंबत है, ठीक है। लेकिन ये जो इलाका जो है, ये जो इलाका है वो कथायवाड़ कोस्ट माना जाता है। फिर नीचे आएंगे महाराष्ट्र से लेकर गोवा तक, महाराष्ट्र से लेकर गोवा तक उसको बोलते हैं कोंकण कोस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोंकण, ठीक है। फिर कर्नाटक तो कन्नड़ कोस्ट आ जाएगा, लेकिन साउथ ऑफ कर्नाटक से लेकर केरल तक का जो कोस्ट है उसे बोलते हैं मालाबार। ये क्या लिखा हुआ? माला, क्या बोलते हैं? मालाबार। टीचर ना पढ़ा लिखा होना तो फंस जाए। ठीक है, मालाबार पूछेगा आपसे, मालाबार लिखना, ठीक है, इसको मत लिखना कन्याम कोस्ट, एयर कोस्ट है वो, कन्याकुमारी लिखा है, कन्या नहीं, कुछ नहीं, छोड़ो से। मेन मालाबार है, मालाबार कहां है? ये है मालाबार, ये है मालाबार, ठीक है, ठीक है, समझ आ गया। फिर यहां पर कोरोमंडल, तमिलनाडु, कोरोमंडल, ठीक है, कोरोमंडल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। कोंकण 3। फिर आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश को आंध्र कोस्ट ले लेगा। और फिर उत्कल, उड़ीसा को उत्कल बोलते हैं, है ना। हमारा राष्ट्रीय गान के अंदर उत्कल आता ना, तो यही उत्कल है, उड़ीसा, उत्कल। 3 चीज इंपॉर्टेंट है आपसे, कोरोमंडल बहुत इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए। तमिलनाडु होता है, मालाबार मतलब कि आपका केरल होता है, और कोंकण मतलब आपका महाराष्ट्र गोवा होता है, और कथायवाड़ मतलब गुजरात होता है। 4 किलो हटाओ। ये सब सवाल आए हुए हैं, ध्यान रखना बेटा, इसलिए मैंने फोटो चिपकाई हुई यहां पे इनको। केरल, बढ़ेंगे। The Gulf of Khambat, Cambay in the Gujarat is the largest tidal energy producing area in the India with an estimated potential of 7,000 megawatt. पढ़ा दिया मैं आपको। अगर सवाल देखते हैं, ये 3 स्टेटमेंट है, बताना कौन कौन से राइट है। इंडिया इज द 6th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, 7th लार्जेस्ट है, जो एरिया में 7वां है, ठीक है। बाकी 6 कौन कौन से हैं? आइडिया कुछ? हाँ, रशिया, फ्रांस, ना, कनाडा, सेकंड कनाडा है, ठीक है। फ्रांस कहां से आ गया? रशिया यार, फ्रांस देखा भी इतना बिल्ली सारा, ठीक है। तुम्हारा, और फिर अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, कजाकिस्तान छोड़ा है, ब्राजील, ठीक है, और एक कंट्री कोई और है यार, शायद कजाकिस्तान नहीं, चाइना, फिर इंडिया, ठीक है। उसको देखना 2-3 ऊपर नीचे होंगे, 7वां नंबर, तो इंडिया छठे के लिए 7वां नंबर पे है साइज में, ठीक है। और इंडिया ऑक्यूपाई अबाउट 2.4% टोटल एरिया ऑफ द वर्ल्ड, संसार का लगभग 2.4% क्षेत्र भारत के अंतर्गत आता है, सही है, सही है, लगभग एरिया वाइज 2.4% ही है, यानी कि भारत के जो ये पूरा दुनिया है, तो हमारा जो भारत इतना सा है, ठीक है, ये कितना हो गया? ये 2.4% ऑफ टोटल 2.4% है। अब जिसके ऊपर कितने लोग हैं, कितने परसेंट ऑफ लोग इंडिया में रहते हैं? हमारे 11 के सेंसस के हिसाब से 17% के ऊपर, कितना? 70.42%, चलो 17% रहते हैं, 17.2% लोग इस 2.4 एरिया में रहते हैं। 17.2%, दुनिया के 17, लगभग 17-18, अब तो ज्यादा 18 हो गया होगा, दुनिया की 18% आबादी 2.4 यानी कि 2.5% क्षेत्र में रह रही है। तो इससे क्या हो सकता है, क्या बढ़ गया होगा? पॉपुलेशन डेंसिटी, पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ेगी, घनत्व, ठीक है, पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ गई। यानी इसका मतलब क्या होता है कि एक किलोमीटर या एक, इसमें कितने लोग रह रहे हैं, इसे कहते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी। इंडिया में लगभग 384 के आसपास है, ठीक है, यानी कि 1
स्क्वायर किलोमीटर के अंदर लगभग 384 लोग रहते हैं। और कनाडा के अंदर कितना है? दो दो लोग रहते हैं। मतलब वहां पर इसीलिए कनाडा वाले जो है खालिस्तानी को पसंद करते हैं कि खालिस्तानी क्या, उनका क्या है कि जाके आ जाओ, रहो रहो बस। क्योंकि उनके क्षेत्र इतने बड़े हैं कि वो उस पर वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं। उनके पास इतना इलाका है कि वो कुछ एग्रीकल्चर के लिए यूज करिए तो लोग चाहिए ना। अब उनके लोगों की स्थिति ऐसी हो गई है कि वो हो गए सब अमीर, वो लोग काम करने को तैयार नहीं है, वो खेतों में काम करने को तैयार नहीं, वो पेट्रोल पंप में पेट्रोल भरने को तैयार नहीं। उनके लोग चाहिए, कहां से लाओगे? तो इंडिया ऐसे कंट्री से बुलाए जाते हैं। तो इसलिए कनाडा का जो सॉफ्ट कॉर्नर जो है वो खालिस्तानियों के प्रति रहता है कि अगर कुछ कुछ ऐसे लोग भी चले जाएं जो इंडिया के खिलाफ है तो भी कनाडा उनका रख लो यार, आदमी काम करे तो है, पेट्रोल पंप में पेट्रोल भी तो भरेगा, कोई तो होना चाहिए एयरपोर्ट पे झाड़ू मारने वाला, ठीक है ना? कोई साइंटिस्ट छुट जाते हैं ऐसा, ठीक है। कर्क रेखा, अब बताओ, तुम बताओगी, तुम बिल्कुल तुम, ठीक है। कर्क रेखा देश के बीच से गुजरती है जो अक्षांशीय विस्तार को दो बराबर भाग में बांटती है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू द मिडिल ऑफ द कंट्री डिवाइडिंग इट इनटू लैटिट्यूड हाफ, लैटिट्यूडनल हाफ। अच्छा चलो ये आसान कर देते हैं तुम्हारे लिए। कर्क रेखा देश के बीच से गुजरती है जो कि भारत को दो हिस्सों में डिवाइड कर देती है। सही है गलत? कर्क रेखा, मुंडिया मत हिलाओ, ठीक है। कर्क रेखा भारत को दो हिस्सों में डिवाइड करती है, सच या गलत? सही है ना? 3,50,000 का आपको पैदा हो गया, जाइए खुश हो जाइए, ठीक है। अच्छा अब तुम बताओगे, तुम, भारत पूरी तरह से उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है। इंडिया लाइज कंप्लीटली इन ट्रॉपिकल जोन, सही है गलत? गलत, क्यों गलत कर तुमने? तुम्हारा आंसर सही है लेकिन रीजन बताओ, रीजन। आंसर सही है, तुम जो हैरान परेशान हुई हो तो तुम इसलिए हैरान परेशान हुई हो क्योंकि तुमने पूरा वर्ड नहीं पढ़ा तुमने, ठीक है। फेशियल एक्सप्रेशन समझना पड़ रहा है कि कहां फंसे होंगे ये, ठीक है ना? नहीं मैं तुम बताओ, तुमने इसको तुम्हारा आंसर सही है लेकिन तुम उसको एक्सप्लेन करो मुझे कि इंडिया लाइज कंप्लीटली इन ट्रॉपिकल जोन। तुमने कहा नहीं गलत, तो तुमने गलत क्यों कहा? सही करो उसको, करो सही, तुम करो सही। हाँ तो सब ट्रॉपिकल, तो इंडिया नीचे वाला हिस्सा ट्रॉपिकल जोन में है, ऊपर वाला सब ट्रॉपिकल जोन के अंदर है। इसलिए यहां पर ये इसलिए कहते हैं क्वेश्चन पेपर ढंग से पढ़ो, एक एक लाइन इंपॉर्टेंट होती है, क्या लिखा हुआ है। तुरंत तुमने अभी क्वेश्चन गलत कर दिया तुमने अपना पूरा, 2.5 नंबर तुम्हारे गए थे, तुम्हारे तुरंत चले गए थे गलत, तुम्हें आता हुआ गलत चला गया था तुम्हारे, थोड़ा सा। इसलिए क्वेश्चन पेपर को बहुत रिलैक्स होकर ठंडे दिमाग से एक एक वर्ड को पूछ क्या रहा है, पूछ क्या रहा है, समझ में आ गया? पढ़ाने का फायदा तो हुआ। अब देखो, अब एक सवाल आता है, एग्रो क्लाइमेटिक जोन है आपके, ठीक है, रीजन ज्यादा कुछ नहीं है। भारत को ना पढ़ने के मामले में कुछ 15 उसमें डिवाइड किया गया है, 15 हिस्सों में डिवाइड किया गया है, ठीक है। यूपी में शायद 8 है ना, 8 है कि यार 9 है, 8 ही है एग्रो क्लाइमेटिक जोन इंडिया में। यूपी में कितने हैं? इंडिया में 15 है, यूपी में आई थिंक 8 है, देखना पड़ेगा, 8 या 9 से देखना पड़ेगा, चलो देख लूंगा मैं, ठीक है। अब देखो जैसे कि ये अलग तरह का इलाका हो जाएगा, उसको करेंगे अलग तरीके से, ये अलग तरीके से, ये अलग तरीके से, तो ये सब लिखा हुआ है। नॉर्थ वेस्टर्न माउंटेन रेंज रीजन, नॉर्थ वेस्ट, ये नॉर्थ वेस्ट वाला ये हो गया, ठीक है। नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, नॉर्थ वेस्ट ये, नॉर्थ ईस्ट ये। सतलुज यमुना प्लेन, ये सतलुज यमुना प्लेन आ गया आपका, पीला ये सतलुज यमुना प्लेन ये हो गया थर्ड। फोर्थ आपका आ गया अपर गंगा प्लेन, यहाँ पर मतलब ये एक तरह का है जिसको अलग स्टडी करेंगे ना, इसको 9 है ना, तो ये इंडियन 9 है, तो इंडिया याद नहीं, 9 इंपॉर्टेंट एग्जाम में सवाल आया हुआ है, ठीक है। तो ये सब ना इंडिया को स्टडी करने के पर्पज से इंडिया को 15 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। सवाल के हिसाब से वो ये पूछा 15 कितने हैं, तो 15 ही है, ठीक है। यूपी में कितने? 9 है, ठीक है। ये सवाल यही पूछता है, 15 और 9 नंबर पूछता आपसे वो। समझ में आ रहा है कि क्या ये है कि इंडिया को स्टडी करना होगा तो इंडिया को 15 हिस्सों में अलग अलग, क्योंकि वहां की क्लाइमेट, वहां की जमीन, मिट्टी, वहां पर जो बरसात हो रही है, उन सबको ध्यान में रखते हुए ये एग्रो क्लाइमेटिक जोन में डिवाइड कर दिया गया है, ठीक है। इंडिया क्लाइमेटिक और स्टडी कर मन करे तो पढ़ लेना इसमें से।
आओ अब जनजाति के ऊपर आते हैं, फटाफट पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी दो सही सम्मिलित हैं, पूछा गया है। केरिया उड़ीसा, सही है गलत। कुकी उत्तर प्रदेश, यान्दी राजस्थान, पालियान तमिलनाडु। ठीक है, अब यहां पर ये पढ़ा कि पढ़ा क्या, जनजाति हैं, अलग अलग जनजातियां जो हैं, सुनो, अलग अलग जनजातियां जो हैं कहां कहां रह रही है, और ये बहुत सवाल इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। ठीक है, मुश्किल पड़ जाता है क्योंकि बहुत सी जनजातियां हैं। तो आपको करना क्या है, पहला काम तो ये करना है कि आपको कुछ इंपॉर्टेंट जनजातियां जो हैं वो स्टडी करनी है, याद रखनी है कि हाँ भाई आ जाए। फिर आपको सेकंड भगवान से दुआ करनी है कि जो आपने जो एक दो याद की हुई हैं उन्हीं में से पूछ ले। अब ऐसे यानी वांदी पढ़ा ही नहीं होगा आपने, आप पढ़ते हो गोंड, ये ठीक है, जो मोटी मोटी तो पूछ ही नहीं जाएंगी। ठीक है ना, खेर भाई सब ये सब पूछोगे ना, तो ऐसे दुआ भी करना जरूरी है। पढ़ने के साथ साथ दुआ करना जरूरी होता है। तो वो दुआ कर लेना, तो वो अगर आ गई तो सवाल आ जाए तो फिर गड़बड़ हो जाएगा आपको, और बहुत दुख होता है कि पढ़ा हुआ सवाल पता है कि आएगा लेकिन गलत हो जाता है। भाई पता है, मैं भी कह रहा हूँ कि ट्राइब्स आएगा, लेकिन ट्राइब्स याद सही तो हो आंसर, है ना। तो अब इसमें कुछ थोड़ा सा है। अब जैसे यहाँ पर क्या देखो, थोड़ा सा जो मैंने स्टडी किया था उसमें आपका एक ही राइट हो रहा था, लेकिन फिर भी इन्होंने अलग दिया हुआ। इसमें मेरा खाली एक ही जो मैच था फॉलोइंग, ये पेलियन जो है वो राइट हुआ है, तमिलनाडु केरल का। बाकी सब जो मैच दिया जो कारिया झारखंड के है, कुकी मणिपुर नागालैंड असम में आता है, यान्दी जो है आंध्र प्रदेश में आता है, लेकिन क्वेश्चन के अंदर ओनली 4 नहीं है। तो कोई ना कोई इनमें से उन्होंने या तो इसको सही माना है तो इसको सही माना है। अब यहां पर कोई कंट्रोवर्सी आती है क्वेश्चन के ऊपर कि अगर हमारे पास जो स्टडी मटेरियल है उसके हिसाब से ये मतलब ओनली 4 आंसर होना चाहिए। ठीक है, लेकिन कमीशन क्या बोल रहा है, कमीशन के हिसाब से 4 के साथ या ये राइट हो या तो ये राइट हो। अब ये कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है। जो क्वेश्चन कहते हैं कि आपत्ति वाला क्वेश्चन आता है, ये आप नहीं ये आपत्ति वाला है, या तो ये हटते हैं क्योंकि इसमें ऑप्शंस गड़बड़ हो रखे हैं, या तो कमीशन ने जिसको सही माना होगा, कमीशन ने बोला होगा नहीं तुम्हारा कुछ भी हो मटेरियल, लेकिन हम यान्दी राजस्थान के अंदर है, तो तुम्हें फिर तुम कुछ नहीं कर सकते, मतलब फिर तुम कुछ नहीं कर सकते। कोर्ट भी क्या करता, कोर्ट भी देखो कोर्ट क्या करता क्या है, कोर्ट कहता क्या है कि अगर आयोग ने कोई टीम बना दी है, आपने अब पेपर हुआ, आपने आपत्ति दर्ज कराई, और कोर्ट ने एक कमेटी बना दी है कि भाई इसको स्टडी करोगे, 5-6 क्वेश्चन को स्टडी करने के लिए। उस कमेटी ने रिकमेंडेशन जो दे दी, जो रिकमेंडेशन दे दी वही अंतिम सत्य माना जाएगा। अगर कमेटी ये बोल दे कि सूरज पूरब से ना के पश्चिम से उगता है, तो कोर्ट वही मानेगा, वही सही होगा आपके लिए। ठीक है, तो क्योंकि देखिए सबके पास अलग अलग किताबें होती हैं, हमारे पास जो किताबें हैं वो अलग हैं, आयोग के पास अलग किताबें हैं, तो सच क्या माना, किसकी सच माने आएगा। मैंने कहा मेरे पास जो मटेरियल है उसमें यही राइट है, लेकिन आयोग ने किसी एक को सही माना है इनमें से कि केरिया या यान्डी में से कोई एक सही है, लेकिन मेरे पास तो ठीक है, इसको स्टडी कर लेना, समझा दिया मैंने मतलब क्या है इसके अंदर। ऐसे क्वेश्चन आते हैं आयोग के अंदर, ऐसे कुछ इक्का दुक्का आपको मिलेंगे जहां पर आपके पास जो मटेरियल है और आयोग के पास मटेरियल है वहां पर कॉन्ट्रडिक्ट कर जाएगा। ठीक है, बाकी ट्राइब्स पढ़ लेना, ये बहुत सारे ट्राइब्स हैं, वैसे मैंने बहुत सारे दिए भी हैं आपको, यहां से पढ़ भी सकते हैं आप। ठीक है, तो ये हमें आंधी है ही नहीं इसके अंदर, ये ट्राइब बहुत कम है, बाकी मैं दूसरे नोट्स में ज्यादा दिए आपको मैंने। ठीक है, ये तो बहुत कम से दिए मैंने। ठीक है, ये देने भर के दिए मैंने आपको, बाकी तो आपको पढ़ना है। अच्छा इसमें नहीं है, नहीं है, ये है झारखंड। अच्छा नॉट वी डोंट नो नेक्स्ट पेज। अच्छा चलो आएगा, लेकिन मैं तुम्हें अलग नोट्स दिया मैं, उसमें तुम्हें मिलेंगे इंडियन ज्योग्राफी वाले में दिए मैंने। ठीक है, चलो अब आ जाओ। अच्छा अभी तुम्हें ना ये कंपनियां हैं, मैल्को, बैल्को, हिंडाल्को, इंदाल, ये कहां कहां आई है लोकेशन, इनकी लोकेशन क्या है, चेन्नई, कोरबा, रेणुकूट, हीराकुड। तो कौन सी सही नॉट करेक्ट है, गलत कौन सा है? मद्रास एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड चेन्नई, बैल्को भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड कोरबा, हिंडाल्को रेणुकूट, और इंडाल
आपका इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड हीराकुड। समझ में आ रहा है क्वेश्चन क्या है? ये आपके हैं जो पब्लिक कंपनी, जो क्या कहते हैं उसको यार, क्या बोलते हो, शब्द भूल गया मैं, सवाल हूँ। जो बड़ी कंपनियां होती, पब्लिक स्टेट ओन कंपनियां बोलते हैं ना इनको, सरकारी कंपनियां, पीएसयू, पीएसयू है ना, पब्लिक, ठीक है, पीएसयू, पीएसयू मतलब, अरे भैया हो गया भाईचारा, देखो ठीक है, पीएसयू मतलब वो कंपनियां जिसके अंदर भारत सरकार का पैसा लगा हुआ है, भारत सरकार की सरकारी कंपनियां हैं, सरकारी कंपनियां, ठीक है, जिसके अंदर लगभग 50% से ज्यादा जो है वो सरकार का होगा। इसमें आपका अगर जो फेमस जो है एनटीपीसी, ओएनजीसी, ये फेमस है, सुना है ना, गेल वेल, ये फेमस है। लेकिन बहुत सी कंपनियां हैं, कंपनियां बहुत सारी हैं, जिसमें महारत्न कंपनियां, नवरत्न कंपनियां, मिनी रत्न कंपनियां, बहुत सारी कंपनियां हैं, सरकार इनको इन्हीं को पीछा करती है, ठीक है। तो पूछा जा रहा है कि ये कंपनियां जो हैं इसमें से कौन कौन सही है। तो भैया पहला तो सबसे आपको जो याद करने वाली चीज है ना इनमें से, वो याद करने वाला है हिंडाल्को। हिंडाल्को आपका सोनभद्र में है। कहां पर है? सोनभद्र के अंदर हिंडाल्को। ये रेणुकूट वही है, ठीक है, हाँ उसी को बोलते हैं, ठीक है, सोनभद्र हिंडाल्को। ये बिरला कंपनी है, बिरला की है हिंडाल्को। यहाँ पे बॉक्साइट से एल्यूमिनियम बनता है, बॉक्साइट होता है, उसे एल्यूमिनियम निकाला जाता है, हिंडाल्को करती है, ठीक है। सब कंपनियां एल्यूमिनियम कंपनी है, यानी सब लोग बॉक्साइट से एल्यूमिनियम निकाल रहे हैं, ठीक है। भारत एल्यूमिनियम कंपनी कोरबा राइट है, इंडाल हीराकुड राइट है, ये गलत है, चेन्नई में नहीं है ये। नाम मद्रास एल्यूमिनियम कंपनी है, लेकिन ये तमिलनाडु में तो है, बट चेन्नई में नहीं है। मत्तूर एक जगह का नाम है, मित्तूर, वहां पे है, मित्तूर, ठीक है, मित्तूर के अंदर है। इट इज नॉन गवर्नमेंट कंपनी एंड वन ऑफ द लार्जेस्ट एल्यूमिनियम कंपनीज इन द प्राइवेट सेक्टर। और ये सरकारी कंपनी नहीं है, ये एक तरह की प्राइवेट कंपनी है। इट इज ए नॉन गवर्नमेंट कंपनी एंड वन ऑफ द लार्जेस्ट एल्यूमिनियम कंपनीज इन द प्राइवेट सेक्टर, ठीक है। हो गया कंपनी के बारे में। तो ऐसे याद रखना कंपनियां कौन कौन सी हैं, क्या करती हैं। मैंने आपको एक लिस्ट दी हुई है, कुछ थोड़े बहुत की लिस्ट दी है, इसमें एल्यूमिनियम प्लांट दिए हुए हैं, कौन से एल्यूमिनियम प्लांट कहां पर है ये पढ़ लीजिएगा आप, याद ही करना है आपको, ठीक है। इसमें आपका नैल्को है, वो उड़ीसा के अंदर है, नैल्को बहुत इंपॉर्टेंट है। बैल्को हमने पढ़ लिया, कोरबा छत्तीसगढ़ के अंदर, हिंडाल्को रेणुकूट उत्तर प्रदेश सोनभद्र, वेदांता एल्यूमिनियम ये उड़ीसा, जारा सुगदा, ठीक है, जार सुगदा, ठीक है। उत्कल ये आपका उड़ीसा के अंदर है। इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी इंडाल जो है बेलगाम कर्नाटक में है। जिंदल एल्यूमिनियम लिमिटेड ये बेंगलुरु कर्नाटक के अंदर है। ये एल्यूमिनियम प्लांट आ गए। फिर इस तरह से आपके कॉपर स्मेल्टिंग प्लांट है, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड राजस्थान, खेती राजस्थान के अंदर है। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड क्या मलिक मलंज खंड मध्य प्रदेश में है। हिंडाल्को दहेज गुजरात के अंदर है। स्टेरलाइट इंडस्ट्रीज वेदांता की है, वो आपका टुट्टीकोरन तमिलनाडु में है। बिरला कॉर्पोरेशन हिंडाल्को दहेज गुजरात के अंदर है। फिर जिंक प्लांट आ गया आपके, ये अलग अलग जिंक प्लांट अलग अलग जगह पर हैं। ये याद रखना थोड़ा सा मुश्किल हो गया, लेकिन ये पढ़ लेना, ये सब कंपनियां हैं कहाँ कहाँ लोकेटेड है, ठीक है। कंपनियां कहाँ लोकेटेड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। मैंने बहुत कम दिया है, ये बहुत कम है, लेकिन इतना ही पढ़ लो शायद हो जाए। फिर स्टील प्लांट टाटा स्टील जमशेदपुर झारखंड के अंदर है। सेल के चाहे भिलाई में है, राउरकेला में है, दुर्गापुर में है, बोकारो में है। ये चार तो वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। फिर जेएसडब्ल्यू स्टील प्लांट विजयनगर कर्नाटक में है। एसआर स्टील हजीरा गुजरात के अंदर है, इंपॉर्टेंट स्टील प्लांट है। फिर आयरन ओन प्लांट आ गया आपके, एनएमडीसी प्लांट आ गया, कुदेरमुख आयरन और कंपनी सेसा गोवा के अंदर ही है। गोल्ड माइंस आपके आगे तो हुती गोल्ड माइंस कर्नाटक के अंदर है। और कोलर गोल्ड माइंस केजीएफ वाला जो है दिख रहा है वो कर्नाटक के अंदर कोलार में, ठीक है। नाउ क्लोज्ड, वहां पर सारा जो सोना है जो है वो यश जी ने निकाल लिया है, खत्म ही कर दिया पूरा, वही तो इसलिए वो खत्म हो गया पूरा, देखो नाउ क्लोज लिखा हुआ है, ठीक है। और बॉक्साइट एल्यूमिनियम और जो हमने पढ़ा है नैल्को वेदांता एल्यूमिनियम सब चीजें कुछ है, याद कर लेना, थोड़ा सा स्टडी करना। मटेरियल दे दिया मैंने आपको, अब आपकी जज्बे को सलाम होगा जो आप पढ़ पाओगे याद कर पाओगे। लेकिन आता एक क्वेश्चन तो आएगा यार, देख लीजिए आपने, एक ही आना है। अब वो कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो ये आपके ऊपर है। अगला देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड। सही सुमेलित कौन है? गुजरात चाय सही है, उत्तर प्रदेश जूट, केरल रबड़, असम गेहूं,
तो मतलब आपका आंसर है सी, ठीक है ना। रबर प्लांट केरल में ही होते हैं, ठीक है ना। गुजरात में आपका कॉटन होता है, गुजरात में कॉटन होता है, ठीक है। आपका उत्तर प्रदेश में आपका गेहूं भी होता है, गन्ना भी होता है, सबसे ज्यादा गन्ना होता है, ठीक है। और असम में तो आपका चाय मिल जाती है, आपको चाय का बागान असम में ही होते हैं। हाँ मतलब ठीक है। अब मैंने आपको बहुत सारी दे रखा है, आप उसे पढ़ लीजिएगा। हरियाणा में व्हीट है, हिमाचल में एप्पल्स है, झारखंड में राइस है, कर्नाटक में शुगर, मतलब हर स्टेट का सबसे ज्यादा उगने वाला। केरला में रबर है, ठीक है। मध्य प्रदेश में सोयाबीन है। लेकिन अब ना सोयाबीन जो यहाँ पे क्वेश्चन देखो, सोयाबीन अभी तक हम लोग जो है जब भी सोयाबीन का नाम आता था, नोट कर लेना, हम बोलते कि सबसे ज्यादा बड़ा प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन सा है, वो है एमपी। लेकिन अब सेकंड नंबर पे आ गया, अब महाराष्ट्र नंबर 1 पे है, ठीक है। सोयाबीन में महाराष्ट्र नंबर 1 हो चुका है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। महाराष्ट्र में कॉटन भी आता है, मणिपुर के अंदर राइस है, मेघालय में राइस है, मिजोरम में राइस है, ठीक है। फिर नीचे आ जाते हैं, नागालैंड में राइस है, उड़ीसा में राइस है, पंजाब में व्हीट है, राजस्थान के अंदर बाजरा है, सिक्किम में लार्ज इलायची, बड़ी इलायची, तमिलनाडु में राइस, तेलंगाना में राइस, त्रिपुरा में राइस, उत्तर प्रदेश में शुगर केन, उत्तराखंड में राइस और वेस्ट बंगाल में राइस है, ठीक है। राइस आता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, खत्म होने वाला है। मुरादाबाद तांबे के काम के लिए प्रसिद्ध है और उसने दुनिया भर में हस्तशिल्प उद्योग में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। तो मैं पूछूंगा आपसे, ध्यान रखना, एक्सप्लेनेशन जरूरी सही है। वो तो कॉपी, वो तो कट किया है मैंने, पीडीएफ जो थी मेरे पास उसे कट कर लिया है। आप बताओ, गोला भी तो है ऊपर, देखो। बराबर ये बताओ, मुरादाबाद तांबे के काम के लिए प्रसिद्ध है, उसमें दुनिया भर में हस्तशिल्प उद्योग में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। सही है गलत? सही है, मुरादाबाद सही है। मुरादाबाद के अंदर आपको हस्तशिल्प मिला था, ठीक है। मुरादाबाद विशेष आर्थिक क्षेत्र SEZ उत्तर भारत में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा विकसित पहला SEZ है। सही है गलत? नहीं। तो आपने क्वेश्चन देख लिया, अब बताओ। आपने कहा पहला सही है मान लेते, लेकिन सेकंड आपने गलत क्यों बोला है? क्या सही इसका आंसर? इसका आंसर है ग्रेटर नोएडा का जो है नोएडा स्पेशल इकोनॉमिक जोन, वो नंबर 1 है। पहले सबसे पहले बना था 1985 के अंदर। ये है क्या चीज, पहले समझते हैं, जो समझ नहीं पा रहे हैं। सरकार ने बोला कैसे है, हम कुछ क्षेत्रों को जो है कवर करेंगे। जैसे मान लो कि कोई क्षेत्र है, नोएडा है, कानपुर है, लेट सपोज लखनऊ है, 5-6 ऐसी जगह है। उन्हें बोला गया स्पेशल इकोनॉमिक जोन बोला गया। उन्होंने बोला कि इस क्षेत्र के अंदर जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी उसको बढ़ावा देने के लिए हम कुछ रियायत देंगे। यहाँ टैक्स हो, यहाँ पर सरकार मेहनत, एक्स्ट्रा मेहनत, जैसे लेट सपोज कानपुर है। अब कानपुर में जो कानपुर का जो SEZ है वो टेक्सटाइल के लिए अच्छा है, टेक्सटाइल के लिए, ठीक है। तो टेक्सटाइल के लिए पूरा एनवायरमेंट बन जाएगा, यहाँ पर पूरा माहौल बन जाएगा। अब टेक्सटाइल वाली कंपनियां यहाँ पर रहेंगी, उन्हीं कंपनी को बढ़ावा दिया जाएगा, उनको पूरा एक्सपोर्ट कर सके वैसा ट्रेनिंग व्रेनिंग और जो भी कंपनियों को रियायत, हर तरह का फैसिलिटी एक दिया जाएगा। एक हब बनाया जाएगा। क्या बनाया जाएगा? हब। ये हब बन रहा है कि वहां पर बैठ के सभी एक तरह का काम कर रहे हैं। इससे क्या होता है कि जब हब बनता है ना, तो वहां पर एक्टिविटी ज्यादा ग्रो करती है और ज्यादा फिर फायदा भी होता है, ठीक है। तो SEZ बनाए गए उत्तर प्रदेश में, नोएडा स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाए गए 85 के अंदर, जो बाद में और भी आए, इसमें इंडिया देख रहे हैं कि नोएडा स्पेशल जोन जो है, नोएडा गौतम बुद्ध नगर, वहां पे IT ITS इलेक्ट्रॉनिक्स और मैन्युफैक्चरिंग में आता है। ग्रेटर नोएडा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, ठीक है, GNDA, तो नोएडा ये भी वहीं पर है। ये भी IT और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए है। कानपुर SEZ टेक्सटाइल अपीयरेंस और मैन्युफैक्चरिंग के लिए, कपड़ों के लिए टेक्सटाइल, ठीक है। लखनऊ का जो है वो IT ITS का है। आगरा वाला जो है वो लेदर गुड्स का है, टेक्सटाइल का, मैन्युफैक्चरिंग का है, ठीक है। ये वो क्षेत्र है, 5-6 क्षेत्र जो ऐसे हैं जहां पर सरकार ने स्पेशल ध्यान दिया है कि हाँ भाई इस प्रकार की इकोनॉमिक एक्टिविटी को बढ़ावा दिया जाए, जिससे कि एक हब बन सके जहां पर इस बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़ी छोटी कंपनियां आए, सब एक ही प्रकार का काम करें। जैसे बेंगलोर में क्या है, IT आता है कि नहीं आता है? अब कोई भी कंपनी अगर विदेश से आना चाहेगी इंडिया में, बेंगलोर में जाएगी, क्योंकि वहां हब बन चुका है, वहां मैन पावर मिल जाएगी, वहां सब तरह की चीजें मिल जाएंगी, तो उसके लिए इजी पड़ जाएगा, ठीक है। कुछ मेटल के लिए इंपॉर्टेंट राज्य है। वैसे 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट तो हमारा है ही है, मैंने पूरा कवर नहीं किया है, मैंने सिर्फ मेटल वाले काम के लिए यहां पे लिख रहा हूं कि मेटल के लिए मुरादाबाद तो आपका हो गया, जिसमें आपका ब्रास जो होता है, ठीक है। जो बैंड बाजा वाले नहीं, तो ब्रास वाले जो, तो वो सब मुरादाबाद में काफी ज्यादा होता है, ठीक है। देखिए ब्रास बैंड इसे कहते हैं, शादियों में जो बनते हैं, ट्रम्पेट वगैरह जो होते हैं। अलीगढ़ में लॉक, ताले,
ठीक है ना, अलीगढ़ में। कानपुर में लेदर गुड्स हो गया, वाराणसी में सिल्वर वेयर एंड ज्वेलरी हो गया, आगरा के अंदर आपका मेटल क्राफ्ट भी हो सकता है, बाकी लेदर भी है लेकिन मेटल क्राफ्ट भी है। तो 4-5 हैं वैसे, आप लोग वन प्रोडक्ट वन उसको याद कर लीजिएगा। और ये खत्म हो गया हमारा। चिकन है लेकिन मैं मेटल की बात कर रहा था उसके अंदर। लखनऊ है नहीं इसमें ना, लखनऊ नहीं है, लखनऊ चिकन है, लखनऊ में खाना आना भी और